स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम वसु कटारा है, ये फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्टडी IQ। आज मुझे सौभाग्य मिला है डॉक्टर अंजलि गर्ग, रैंक 79 दिस ईयर, उनका इंटरव्यू लेने का। मेरे साथ मैम शामिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपने एक बहुत बहुत बड़ा फीट हासिल किया है, अचीव किया है इस साल। और ख़ास बात यह है कि मैम का मेडिकल साइंस बैकग्राउंड था, शी इज़ अ डॉक्टर, और उस बैकग्राउंड के साथ मेडिकल ऑप्शनल के साथ उन्होंने इतनी अच्छी रैंक स्कोर करी है। तो मैम, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा कि एक मेडिकल फील्ड से आते हुए टुवर्ड्स ऐसे सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करना जो आर्ट्स रिलेटेड हैं और उन्हें पढ़ना। तो आपकी जर्नी किस प्रकार रही और उसमें आपने क्या क्या चेंजेस करे अपने स्टडी शेड्यूल के अंदर, स्टडी पैटर्न के अंदर, अपने पूरे फोकस के अंदर, ताकि आप इस रैंक को स्कोर कर सकें? व्हाट वाज योर जर्नी लाइक? एक्चुअली क्योंकि मेरा एक नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है, तो मुझे पहले तो यूपीएससी पता ही नहीं था कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन इट। तो जब मेरा मन बना कि आई वांट टू डू यूपीएससी, क्योंकि मुझे काफ़ी मोटिवेशन आया था कि मुझे ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, काफ़ी इंसिडेंट्स होते थे कॉलेज टाइम पे। तो फिर पहले मैंने तो एक्सप्लोर किया नेट पे कि व्हाट एग्जैक्टली इज यूपीएससी, इसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं, एंड देन आई गॉट टू नो कि आई विल हैव टू स्टडी। एक दो मैंने सीनियर्स से बात की थी, तो क्योंकि पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, और वो उससे तो मेरा 10th के बाद कोई कनेक्शन नहीं था। तो आई गॉट स्केयर्ड उस टाइम पे काफ़ी। तो फिर मुझे लगा कि क्योंकि मैंने +1 +2 में भी मैं कोचिंग ली थी मैंने, तो मेरा उससे बहुत अच्छा रैंक आया था। तो मुझे लगा कि ठीक है, लेट्स हैव कोचिंग। तो मैंने फिर फाउंडेशनल कोर्स ज्वाइन किया राजेंद्र नगर में। तो फिर तब मुझे एक बार एक बेसिक नोट्स और बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हुई इंटर्नशिप के टाइम पे कि अच्छा ये पॉलिटी है, अच्छा ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये जस्टिसेबल है, ये लॉ में है या कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। और फिर मुझे इंटरेस्ट भी डेवलप हो, क्योंकि एक तो मेडिकल पढ़ पढ़ के भी काफ़ी मोनोटोनस हो जाता है, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हो। ज्योग्राफी पढ़ के एनसीईआरटी भी मुझे मज़ा आता था कि अच्छा ऐसे माउंटेन्स बनते हैं, ऐसे ओशंस बनते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलनी शुरू हुई। और मुझे ऐसे भी लगने लगा कि ओ वाओ, मेरी तो जीके भी बढ़ रही है, क्योंकि मेडिकल वालों को काफ़ी जीके थोड़ा हमारा पुअर रहता है। तो मुझे लगा कि चलो अच्छा, मेरी तो जनरल नॉलेज भी इन्हांस हो रही है। तो मैंने उस वे में स्लो स्टार्ट किया। टाइम ज़रूर लगता है, क्योंकि अगर मुझे पहले बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था, तो मेरे को पूरा 1-1.5 साल सिर्फ यही सब्जेक्ट्स करने में लगा। मैंने प्रॉपरली नोट्स अपने इन्हांस किए, सारे बेसिक सब्जेक्ट, स्टैटिक सब्जेक्ट्स, कंसेप्ट्स, इकोनॉमिक्स है तो उसके मैंने प्रॉपर वीडियोस एक्सप्लोर कर करके, जहाँ से मेरे को इजीली समझ आए, लाइक स्टडी IQ वीडियोस हैं, तो वो सब देख के मैंने अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग किए, एंड साथ में साथ फिर मैंने ऑप्शनल को स्ट्रॉन्ग किया। ओके, तो आपको बेस बनाने में, फाउंडेशन बिल्ड करने में कितना समय लगा? मुझे लगा 1-1.5 ईयर आराम से टू बिल्ड माई फाउंडेशन। आपका थॉट प्रोसेस क्या था जब आप ऑप्शनल मेडिकल साइंस लेने का आपने सोचा? बिकॉज बहुत लोग जो खुद मेडिकल साइंस बैकग्राउंड के हैं, वो ये सोचते हैं कि ये ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, दिस इज़ नॉट वेरी स्कोरिंग। और अगर वो ले भी लेते हैं तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, शायद उतनी डेप्थ में उन्होंने अपने MBBS में कवर नहीं किया, और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन भी करनी पड़ेगी। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था? इसमें एक तो मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि एक तो मैं ऑलरेडी इतने सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने वाली हूँ, तो उसके साथ में अगर अपना मैं ऑप्शनल में आंथ्रो ले लेती हूँ, जो कि मेरे लिए न्यू है, तो मेरे लिए सब कुछ ही न्यू हो जाएगा, जो कि मुझे लगा कि मेरे लिए टैकल करना डिफिकल्ट होगा। एंड बीइंग अ टॉपर इन माय मेडिकल कॉलेज ऑल्सो, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस था कि आई कैन राइट गुड आंसर्स इन मेडिकल साइंस, जो कि मुझे बाद में लगा कि नो, आई हैव टू इम्प्रूव अ लॉट। बट फिर भी एक कॉन्फिडेंस था कि मैं मेडिकल साइंस आई विल टैकल, और उसमें कुछ भी क्वेश्चन आएगा, अगर ऊपर नीचे भी आता है तो मैं उसको डील कर पाऊंगी। और फिर मैंने सिलेबस देखा यूपीएससी का, तो मेडिकल साइंस से मुझे लगा इनफैक्ट कि हम तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं सब, मेडिसिन, सर्जरी, इसमें तो उसके 10 टॉपिक्स हैं या 12 टॉपिक्स हैं, ओवरव्यू है। हाँ, ओवरव्यू है। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, MBBS ही करूंगी, इसी का ही लूंगी। और मेन चीज मुझे यही थी कि, और एक पॉइंट ये था कि अगर मुझे, क्योंकि इसका सक्सेस रेट भी बहुत कम है, तो मुझे लगा कि इनकेस मेरे को अब नीट पे भी वापस जाना पड़ा
और एमडी करनी पड़ी अगर मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, तो फिर मेरा वो मेडिकल साइंस से टच नहीं लूज होगा, वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैंने इन सब रीजंस की वजह से आई थॉट कि मेडिकल साइंस ही रखना है। मैम, जब लोग प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो दे फाइंड अ लॉट ऑफ बुक्स इन द मार्केट, और उसके साथ साथ वाइल बिकमिंग अ कलेक्टर दे बिकम अ बुक कलेक्टर, वो बुक्स ही कलेक्ट करते रह जाते हैं। आपके हिसाब से बेस्ट बुक लिस्ट कौन सी है टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, और स्टडी पैटर्न या स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, शेड्यूल कैसे डेली का बैलेंस करें? डेली का शेड्यूल तो डिपेंड करता है कि पहले तो हम कौन से फेज में हैं। अभी हम अपना फाउंडेशन बना रहे हैं, या हम प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक प्रेपरेशन कर रहे हैं, मेंस की या इंटरव्यू की। तो बट ये है कि हाँ, हमें एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स डेडिकेटेड तो पढ़ना ही चाहिए। वो ये है कि ठीक है, किसी दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई, हमारा बहुत सैचुरेशन है, तो वी कैन टेक अ ब्रेक, बट फिर नेक्स्ट डे कवर अप करना चाहिए कि 10 to 12 पढ़ लिया। 8 आवर्स एटलीस्ट एवरेज होना चाहिए, और उसमें टेक ब्रेक्स फॉर आराम से अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम का कुछ एक्सरसाइज रखना है, बाहर जाना है, तो वो सब प्रॉपरली प्लान करो। मेरा हमेशा एक माइक्रो प्लानिंग बहुत रहती हूँ, मतलब जब तक मेरा प्लान ना बनाओ मुझसे काम नहीं होता। अभी भी इनफैक्ट मैं पूरा पहले सुबह या रात को लिख लेती हूँ मुझे कल क्या क्या काम है, तो वो भी मैं पहले सोने से पहले अपना प्लान बनाती थी अगले दिन का, कि मुझे इन 2 घंटे में ये पढ़ना है, इन 3 घंटे में ये पढ़ना है, ये ब्रेक लेना है और ऐसे करना है। तो फिर मुझे एटलीस्ट ये नहीं होता था कि अगर मैं लेट सो के उठूंगी तो फिर मुझे गिल्ट हो जाएगा कि मेरा तो प्लान खराब हो गया। तो एक दिन खराब करूंगी तो दूसरे दिन मुझे लगेगा कि यार उस दिन मेरा पूरा दिन फिर टेंशन में रहा, तो आई हैव टू गेट बैक टू माई शेड्यूल। तो टारगेट्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बुक लिस्ट तो मैंने बहुत ही जनरल रेफर की थी एक्चुअली में, कि जो टॉपर्स से सुना है, कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, इकोनॉमिक्स के अपने फाउंडेशन के नोट्स, और जो भी अच्छी वीडियोस मुझे स्टडी आईक्यू की वीडियोस है या मृणाल सर की वीडियोस हैं, वो सब मैंने रेफर की। देन इन्वायरमेंट के लिए भी हम अपनी जो नॉर्मल बुक पढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स बेसिकली मैंने फॉलो की, जो भी पीटी या मेंस 365 कंपाइलेशंस आती हैं। साइंस एंड टेक के लिए भी मैंने कंपाइलेशन की, क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड वहाँ से था, तो साइंस एंड टेक मैंने डीप में नहीं किया। सो दीज वर द बेसिक बुक्स, बट इनको स्ट्रैटेजिकली किया है। लाइक प्रीलिम्स है तो उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हिस्ट्री में अगर वो पूछेंगे कि इस कमिटी का लीडर कौन था, इस कमिटी का सेक्रेटरी कौन था, तो मैं स्पेक्ट्रम में कोई भी कमिटी आती थी ना, तो मैं गूगल पे सर्च करती थी कि इसका सेक्रेटरी कौन हो सकता है। अच्छा, ये थे जवाहरलाल नेहरू, तो इसके ये थे, सुभाष बोस क्या थे। तो मैं उस तरह से थोड़ा खुद से इंक्विजिटिव होना पड़ता है प्रीलिम्स में कि क्या हो सकता है। एंड देन बहुत सारे मॉक्स अटेम्प्ट करती थी, उससे काफी अच्छा एनालिसिस हो जाता था कि कैसा कर रही हूँ मैं, कैसा नहीं कर रही हूँ। और मेंस के लिए भी सिमिलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे मैं करती थी। आपने मॉक टेस्ट की बात करी कि प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। प्रीलिम्स में लगभग कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए स्टूडेंट को प्रीलिम्स देने से पहले? मैंने तो अराउंड 50 मॉक टेस्ट किए थे, विच इंक्लूडेड 25 around subject wise test and 25 around full mock. So somewhere around 5,000 questions you did. Yeah, these were full mocks, like proper mocks. But ऐसे तो फिर हर रोज के भी कुछ मैं questions करती रहती थी, तो वही बोलते हैं कि 10,000 questions तो बोलते ही हैं। But yes, between 5 to 10, 5 to 8,000. मैम, नोट्स बनाने को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं बच्चे कि मैं नोट्स बनाऊं नहीं बनाऊं, बुक ही पढूं। अच्छा, बुक पढूं तो सब कुछ रिवाइज कैसे करूं? तो आप एक बार अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करिए ताकि क्लैरिटी आए बच्चों में कि नोट मेकिंग करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कैसे। मेरे हिसाब से नोट मेकिंग तो करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पर्सनली फील होता है कि अगर मैं किसी चीज़ का नोट बना लेती हूँ देन आई कैन रिवाइज इट वेरी फास्ट। तो अगर मेरा ऑप्शनल है, ऑप्शनल तो आई विल सजेस्ट कि यू मेक ऑल योर नोट्स, क्योंकि सारा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज कीजिए, उसके बेसिस पे अपना कंटेंट प्रिपेयर कीजिए। तो मैंने अपने मेडिकल साइंस के सिलेबस देखा, टॉपिक्स देखे, और फिर उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उस तरह से मैंने सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। एंड आई हैव इवन शेयर्ड ऑन माय चैनल, टेलीग्राम चैनल। तो उससे क्या होता है कि अब एक बार मैंने नोट्स बना लिए तो मैं उसको बहुत फास्ट रिवाइज कर पाती हूँ। मुझे पता है मेरे को ये डायग्राम डालनी है, इसके अंदर जो भी अपने डायग्राम्स हैं, मैप्स हैं, फ्लो चार्ट्स, ये सब मैं प्रिपेयर करके रखती थी। इवन फॉर जीएस जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे मैं काफ़ी कंटेंट प्रिपेयर करके रखती थी, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, और भी सारे पॉलिटी का कंपाइलेशन से निकालती रहती थी और मैं नोट्स बनाती रहती थी ताकि बारी बारी मैं उनको रिवाइज करती रहूँ। इवन आगे सब नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेन से पहले जो भी फैक्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, कोट्स हैं, उन सब के मैं सब नोट्स बना लेती थी ताकि मैं पेपर से जस्ट पहले वो 2 पेज ही पढूं, सो दैट जितना हम उसको कंसाइज कर पाए उतनी ही जल्दी रीडिंग होगी हमारी और ज्यादा मैटर पड़ेंगे। तो ये जो सब नोट्स होते थे प्रीलिम्स के बाद बनाते थे या प्रीलिम्स से पहले ही प्रिपेयर्ड थे? नहीं, प्रीलिम्स के लिए मैं इतने नोट्स नहीं बनाती थी क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा वास्ट है, उसके लिए मैं नोट्स बनाती थी अपने मॉक टेस्ट से। जो भी मेरे मॉक टेस्ट की गलतियां होती थी मैं उनको अपने एक अलग से कॉपी में लिखती रहती थी और फिर वो एनालाइज करती थी कि क्यों गलती हो रही है, मेरा कंसेप्ट मिसिंग है या अभी मेरा नॉलेज कम है, तो वो सब मैं लिखती थी।
बट मेंस के लिए आई एम टॉकिंग कि जैसे मैंने कंपाइलेशन से नोट्स बना लिए, अब मुझे पता है कि ये 4 पॉइंट्स मेरे को ध्यान में रहेंगे अगली बारी, तो मैं जस्ट वो फैक्ट या वो उस टॉपिक की एग्जाम्पल अलग से दोबारा पेज पे लिख लेती थी। अगर साइंस एंड टेक है तो फिर मैं दूसरे पेज पे कि हमारा इसरो का क्या रैंक है, स्पेस का क्या रैंक है, क्या नया इनिशिएटिव हुआ, बस वो 3-4 चीजें एक पेज पे लिख ली, तो मेरे 2 पेज के साइंस एंड टेक की कंपाइलेशन होगी जो मैं GS 3 से पहले रिवाइज करूंगी। मैम, एज अ डॉक्टर ज्वाइनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नाउ, आपको अपने एक्सपीरियंस से एंड बीइंग अ डॉक्टर ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चेंजेस एक डॉक्टर ला सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंटर करके? आपको क्या लगता है, व्हाट ऑल चेंजेस कैन यू ब्रिंग? एज अ डॉक्टर जैसे मुझे MBBS के टाइम पे ही काफ़ी रियलाइज हुआ, जैसे विमेन की पोजीशन इज़ वेरी लो एक्चुअली। अगर हम ग्रास रूट पे देखें, ठीक है, जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास, सब काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रही है, बट अभी भी जो रूरल एरियाज़ हैं और लोअर क्लास है तो वो बहुत ही ज़्यादा पोजीशन वीक है। तो मेरे पास इंटर्नशिप में ही एक केस आया था, विच देयर वाज अ 5-year-old गर्ल, और उसका रेप हुआ था एंड शी गॉट इवन प्रेग्नेंट, और उसको कोई अवेयरनेस नहीं थी, उसकी फैमिली को अवेयरनेस नहीं थी कि व्हाट हैड हैपन टू हर। तो फिर उस टाइम भी मुझे लगा था कि मुझे इस एरिया पे ज़रूर वर्क करना है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा कि मैं एक्चुअल में जाके लड़कियों से बात करूं, उनको एक एजुकेशन, एक मुझे लगता है अगर एजुकेशन मिलती है, उनको हेल्थ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, उनको हम अवेयर करा रहे हैं कि देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उनकी एम्पावरमेंट में बहुत हेल्प करता है। फिर उनको वो हेल्थ और एजुकेशन से ही आगे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी जब उनको जॉब्स मिलेंगी। मतलब एज अ पर्सन मुझे क्या, मुझे एक एजुकेशन मिली और मुझे हेल्थ मिली जिसकी वजह से मैं आगे अवेयरनेस मुझे आई। तो मुझे लगता है उस पर कि मैं पर्सनली जाके बात कर सकती हूँ, विमेन की पोजीशन इंप्रूव कर सकती हूँ, और डेफिनेटली हेल्थ वाइज भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स चाहिए हमें, लाइक फंडिंग और चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर चाहिए। देन प्राइमरी केयर पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, प्रिवेंटिव एंड प्राइमरी केयर। अभी हमारा ज़्यादा फोकस क्या है, क्यूरेटिव पे ज़्यादा होता है कि ट्रीटमेंट क्या चाहिए, बट जब तक हमें अभी सपोज एक हार्ट पेशेंट है, अगर हम उसकी प्रिवेंटिव चीज़ ही करें, उनको लाइफस्टाइल चेंजेस करवाएं, प्राइमरी केयर पे फोकस करें, तो वो टर्शरी स्टेज नहीं आएगी। तो आई वांट टू फोकस ऑन द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो मैम, सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि ऐसे कैसे लिखें, या तो वो बिल्कुल दे फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स की समझ ही नहीं आ रहा लिखें क्या, या तो बहुत कुछ लिख देते हैं जो कि इरेलेवेंट होता है कई बारी। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी ऐसे प्रिपरेशन की? मेरे को भी पहले स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि ऐसे में कितने वर्ड्स लिखें, कैसे लिख सकते हैं हम 1000 वर्ड्स ऑन जस्ट वन कोट। तो फिर मुझे लगा, फिर मेरे को समझ आया कि थोड़ी स्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट है ऐसे के अंदर। जैसे कि अगर मुझे पता है कि 10 to 12 पेजेस में मुझे लिखना है, तो मैं और 2 पैराग्राफ्स ऑन ईच पेज लिखूंगी, तो दैट मेक्स 20 to 24 पैराग्राफ्स। अब मैं उसको डिवाइड करती थी कि मुझे फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन लिखना है, दैट विल बी इधर इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, एनेक्डोट और कोट या जैसा भी। देन सेकंड पेज पे मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी एंड थीसिस स्टेटमेंट लिखूंगी फॉर वन ऐसे। देन मेन बॉडी जो आएगी वो नेक्स्ट 3 पेजेस या 4 पेजेस पे आएगी, इंक्लूडिंग हिस्टोरिकल पार्ट। एंड देन उसका ऐसे का हमेशा एक अदर साइड ऑफ द ऐसे देना चाहिए ताकि वो थोड़ा और डायमेंशन मिलता है उसको। देन अदर साइड ऑफ द ऐसे ऑन 1 or 2 पेज, एंड देन एक वे फॉरवर्ड जो कि मैं पॉइंट्स बताऊंगी, सजेशंस, दैट ऑन 1 or 2 पेज, एंड फाइनली लास्ट पेज फॉर कंक्लूजन। सो उससे क्या होगा, हमारा एक स्ट्रक्चर मुझे पता होगा कि मुझे इतने पेजेस पे ये लिखना है, और मैं उतना ही फिर जब मेरे कीवर्ड्स आएंगे तो मैं उसको उसमें एडजस्ट करूंगी। और ये भी हमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मेन बॉडी में उतनी ही डायमेंशंस डालें, हमें ओवरलोड नहीं करना है उसको कि एक ही पैराग्राफ में 3 आइडियाज लिख रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना कि एक पैराग्राफ में वी आर एक्सप्लेनिंग वन आइडिया बिकॉज इट इज एन एक्सप्रेशन। तो हम थोड़ा उसी टॉपिक को एक पैराग्राफ में एनालाइज करो इन डिफरेंट डायमेंशन। तो मेरा वैसे रहता था। बाकी डिटेल में जो वीडियोस हैं उसमें भी आई विल एक्सप्लेन कि कैसे कैसे पूरा करती थी, बट ये मेरा एक मेजर रहता था। ओके, आंसर राइटिंग जब स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक डे 1 से तो कोई आंसर राइटिंग कर ही नहीं पाता है, जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तभी आंसर राइटिंग कर पाते हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही आंसर राइटिंग के लिए मैम? आंसर राइटिंग के लिए मुझे लगता है कि मेन चीज़ है कि स्टार्ट आंसर राइटिंग। तो जैसे ही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में से प्रीलिम्स हुआ तो तब मेरा इतना बहुत मैटर प्रिपेयर्ड नहीं था, तो मैंने मेंस पहले नहीं पढ़ा था। तो मैंने प्री के बाद, बट मैंने इमीडिएट आफ्टर प्री विद इन 1 week आई स्टार्टेड राइटिंग मॉक टेस्ट, और वो पूरे 3 घंटे के। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को पहले 2 आंसर स्टार्ट करना है, क्योंकि वो बहुत इनर्शिया होता है कि 2 आंसर लिखना है, 3 आंसर लिखना है, उनको चेक करना है। तो मैंने तो अपना एक सब्जेक्ट जैसे 4-5 दिन में एथिक्स थोड़ा पढ़ा, और मैंने 5th डे पे आई अटेम्प्टेड एथिक्स का टेस्ट कि फिर क्या हो गया, अगर पहला टेस्ट है कोई बात नहीं, बिल्कुल ही जिंदगी का पहला मेंस टेस्ट लिख रही हूँ। तो फिर उससे फिर क्या होगा, जितना हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे उतनी ही जल्दी हमें मिस्टेक्स पता चलनी स्टार्ट होंगी, और इतना ही जल्दी हम विल इम्प्रूव।
तो आई विल से कि जितना जल्दी स्टार्ट करो और फुल मॉक स्टार्ट कर दीजिए सो दैट यू राइट। और ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि रॉकेट साइंस है कुछ, जो भी क्वेश्चन पूछा है हमें उसका सिंप्लिसिटी से आंसर करना है, विद कोट्स, विद सब्सटेंशिएशन, विद एग्जांपल्स, विद फैक्ट्स, ताकि वो ऑब्जेक्टिविटी आए। तो बहुत ही ऐसा कुछ मेजर टास्क नहीं है, बट बस लिखना है हम अच्छे से और एनालाइज करना है। स्टडी आईक्यू ने आपकी प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करी मैम? स्टडी आईक्यू का मुझे लगता है कि इसने मेरी काफ़ी हेल्प किया। एक तो क्योंकि मुझे थोड़ी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा हमेशा पढ़ नहीं सकती हूँ, तो फिर बीच में जब भी मुझे लगता था कि आई एम बोर्ड तो मैं वीडियोस देखती थी ज़रूर, कि जैसे इकोनॉमिक्स है जैसे, तो इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ लगती है मुझे, तो फिर मैं उसकी जो भी मुझे न्यूज़ है कि आरबीआई ने ये इनिशिएटिव निकाला, वो मेरे पहले यूट्यूब पे आ जाता था ऊपर कि स्टडी आईक्यू की वीडियो आ रही है इकोनॉमिक्स पे, तभी आप सभी रीसेंट वीडियोस तभी कर देते हो। Yes. और फिर मैं वो आप बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश मिक्स ऐसा पढ़ाते हो, तो वो मैं खाना खाते टाइम भी देख सकती हूँ, उसमें कोई प्रेशर नहीं लग रहा मेरे दिमाग पे, आराम से समझ आ गया। एंड उसके बाद मैं इनफैक्ट न्यूज़पेपर पढ़ती थी कि अरे इसका तो बैकग्राउंड मुझे पता है, फिर मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना भी बड़ा ईजी लगता था कि अब वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, पहले मैंने वो सारा समझ लिया कि ये डिफरेंस है, ये फिजिकल में डिफरेंस है, फिर जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मुझे लगता था अरे ये तो मुझे पता है। तो उस सेंस से मुझे लगता है मेरा काफ़ी हेल्प हुआ। एंड देन उसके बाद मॉक इंटरव्यू भी मैंने दिया था, दैट वाज आल्सो वेरी गुड, एंड सो इन दैट वे इट हेल्प मी अ लॉट। इनफैक्ट आपने अभी न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस पे बात करी, न्यूज़पेपर कितना इम्पोर्टेंट है एग्जैक्टली अपनी प्रिपरेशन स्टेज में, और क्या न्यूज़पेपर के भी एक एक चीज़ के नोट्स बनाने चाहिए? आई थिंक उसको न्यूज़पेपर्स को भी एक लिमिटेड टाइम देना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में से उनमें कोई डायरेक्ट न्यूज़ ऐसे नहीं आएगी, बट जैसे अब मैंने बात की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की, वो बहुत न्यूज़ में था कि आरबीआई लॉन्च कर रहा है, तो हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक तो वो क्या है, देन उसका यूपीआई से डिफरेंस क्या है, उसका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से क्या फ़र्क है, फिर वो लीगल टेंडर है कि नहीं, तो उसका व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, वो सब हमें पता होना चाहिए। वो इतना न्यूज़पेपर में नहीं मिलता हमें, वो हमें सिर्फ एक टॉपिक बता देगा कि दिस टॉपिक इज इन न्यूज़। फिर वो जैसे मैंने बताया कि मैंने वीडियो देखी स्टडी आईक्यू की, तो उससे मुझे और क्लैरिटी आई, तो उसके बारे में तुम और गूगल पे सर्च करो कि व्हाट इज इट, और मॉक्स में आता रहता है। तो उस हिसाब से प्रीलिम्स में वी नीड टू नो द बैकग्राउंड ऑफ दैट न्यूज़, कि अगर पॉलिटी में कोई इलेक्शंस है प्रेसिडेंट की, तो वो तो ये बताएंगे कि दीज आर द कैंडिडेट्स, ऐसा ऐसा चल रहा है, ये लड़ाइयाँ हो रही हैं, बट हमें उसमें नहीं जाना है। yes. हमें ये जानना है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस, कौन कौन उनको वोट करता है, और क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन लग सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, उस तरह के क्वेश्चंस वी हैव टू प्रिपेयर। वो हमारा प्रिपेयर तो लक्ष्मीकांत से ही होगा, बट हमें टॉपिक पता चल गया कि दिस ईयर प्रेसिडेंट इलेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, या स्पीकर, अभी स्पीकर का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस तरह से मैं प्रीलिम्स के लिए मानती हूँ इंपॉर्टेंस। तो बेसिकली जो लाइमलाइट में चल रही है न्यूज़, वो आपके एग्जाम में भी आ सकती है, तो आपने न्यूज़ आइडेंटिफाई करी और उसी का थ्योरेटिकल बेस बेसिक बुक से कवर किया। दैट इज फॉर प्रीलिम्स, बट मेंस के लिए तो जरूर हमें मैं न्यूज़पेपर में से GS 1 2 3 4 वाइज मेरी बुक कॉपीज थी, और जो मुझे लगता था कि मेरे को ये पॉलिटी की न्यूज़ पता चल रही है, और GS 3 का काफ़ी मैटर मिल जाता है कि इन्वायरमेंट में कि ये क्लाइमेट चेंज का ये इवेंट हो गया, यहाँ पे फ्लड्स आ गई, तो मैंने वो लिख लिया ताकि मैं कोट कर सकूँ कि रीसेंट फ्लड्स इन दिस। अभी ये हिमाचल प्रदेश का तुम लिख सकते हो कि यस रीसेंट क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा डिजास्टर हो गया है। सो ऐसा ऐसा न्यूज़पेपर से मैं पता चलता रहेगा, तो वो लिखते रहो। एथिक्स का कुछ कुछ मिलता रहेगा, न्यूज़ ऐसे के लिए मिलता रहेगा, एडिटोरियल्स में से कुछ लाइन्स अच्छी मिल जाती हैं, उस तरह से मेंस के लिए करना है। और इंटरव्यू के लिए तो सब कुछ न्यूज़पेपर्स ही हैं, तुम्हें ओपिनियन बनाना है, 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, देखना है ये तुम्हें कि येस और नो कभी नहीं बोलना, एक बैलेंस्ड आंसर कैसे प्रिपेयर करना है, दैट ऑल कम्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। इंटरव्यू के लिए तो न्यूज़पेपर के बिना कुछ भी नहीं है। मैम आप उन बच्चों के लिए आइडियल हैं जो कि कभी ना कभी यूपीएससी में 1 फेलियर 2 फेलियर देख चुके हैं, आपने इतने एफर्ट्स करे, फर्स्ट अटेम्प्ट में यू कुड नॉट क्लियर एंड यू केम बैक सेकेंड अटेम्प्ट में विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स और रैंक अचीव करी, वो भी बिलो 100 या टॉप 100 में। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आप जो बच्चा अभी या तो कंसिस्टेंटली प्री में या मेंस में या इंटरव्यू के बाद भी इंटरव्यू लेवल तक पहुंच के भी फेलियर का सामना कर रहा है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा हमेशा एक मोटो रहता है ऑन 4 P's। तो एक तो होता है कि परसिस्टेंस। तो कुछ भी हो जाए कि हमें हमेशा फोकस करना है कि हमें परसिस्टेंस दिखाना है, कुछ भी डिफिकल्टी आए तो हमें फोकस करना, दैट इज परसेवरेंस। तो कोई भी अगर मुझे लग रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मेरा 10 मार्क्स से कट ऑफ रह गया, तो फिर मैंने देखा कि पहले तो 2 दिन बहुत ज़्यादा डिसहार्टनमेंट होती है कि रैंक कैसे नहीं आया यार, हमेशा से तुम इतना अच्छा करते आ रहे हो। देन 2 दिन के बाद मेरी मार्कशीट आ गई, फिर मैंने देखा कि अच्छा मेरे तो मेडिकल साइंस में 247 थे, आई वाज टारगेटिंग 300, और मैंने तब इतना, मेरी तो तैयारी भी नहीं थी। फिर मुझे समझ आया कि अच्छा मेरे को इस पे फोकस करना है।
तो ऑलवेज फोकस ऑन तुम्हारी क्या गलतियां हैं, तुम कहाँ इंप्रूवमेंट ला सकते हो, तुमसे क्या चीज अच्छे से नहीं हो पा रही है। फिर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से मेडिकल साइंस किया और इम्प्रूव किया, जीएस में और इम्प्रूव किया। सो एक ये आ गया। देन थर्ड इज द पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हमेशा जैसे अब ये वो मत सोचो मार्कशीट के यार ये तो मेरे नंबर ही नहीं आए, अब तो मेरे आ ही नहीं सकते। हमेशा उसको पॉजिटिवली लो कि मैं इसको इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ, कि कभी परफेक्ट नहीं होएगा बट हाउ कैन वी इम्प्रूव। तो ये मेरा हमेशा से रहता था। देन पर्सपिरेशन तो हमारा है कि स्वेट, हार्डवर्क, पूरा दिन रात तो लगे रहना पड़ेगा और डिसहार्टेंड नहीं होना है, कुछ भी होना है तो हमें बस इम्प्रूव करना है अपने अच्छे एटीट्यूड से। आपने जो लास्ट पॉइंट बोला उस पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, दैट द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड ड्यूरिंग वॉर। तो जितना आप अभी शांति के समय में जितनी मेहनत कर लोगे जब आपकी प्रिपरेटरी स्टेज है, उतना ही कम आपको परेशान होना पड़ेगा आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की स्टेजेस में। मैम, यूपीएससी एग्ज़ाम एक बहुत बहुत लंबा, एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। 1 साल 2 साल कहाँ निकल जाते हैं पता नहीं है। तो आप अपने फ्री टाइम को कैसे यूज़ करती थी और कैसे, बिकॉज बोरियत हो जाती है और कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन भी होता है कि अब नहीं हो पाएगा, बहुत बहुत बड़ा सिलेबस है, डेली कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है। तो उस टाइम पे वापस फोकस की तरफ कैसे खुद को लाते थे और अपने फ्री टाइम में आप कैसे टाइम स्पेंड करते थे? फ्री टाइम ऑल्सो डिपेंडेंट, फ्री टाइम वॉज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कि मेरा क्या फेज ऑफ टाइम चल रहा है। लाइक अगर प्रीलिम्स को अभी मेरे 5-6 मंथ्स बचे हैं तो मेरे पास फ्री टाइम थोड़ा ज्यादा होगा रिलेटिवली। मेंस का है तो बिल्कुल फ्री टाइम नहीं होता, तब 3 महीने तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर इंटरव्यू है तो इट डिपेंड्स कि तुम्हारी इंटरव्यू कब है, तो एक तो फ्री टाइम उस पर डिपेंड करता है। फिर मेरे दिमाग में, या मैं हमेशा एक कॉपी पे पहले मैक्रो प्लान जरूर रखती हूँ कि मेरा नेक्स्ट ईयर का टारगेट क्या है। जैसे कि अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब मेरा नहीं आया रैंक, तो मुझे पता था कि अभी मेरा जो नेक्स्ट प्रीलिम्स है वो 7-8 मंथ्स के बाद है। तो मैंने पहले ही वो अपने 8 मंथ्स प्लान कर लिए, जिसमें मैंने पहले अपना फर्स्ट मंथ तो मैंने ब्रेक रखा कि अभी मुझे थोड़ा ब्रेक भी चाहिए, क्योंकि मैंने 1 साल बहुत रिगरस पढ़ाई की थी और मेरा प्री मेंस हो गया। तो मैंने पहले अपने आप को ये भी बोला कि इट्स वेरी गुड कि तुमने इतना किया, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। तो अपने आप को हमेशा क्रेडिट भी दो, सिर्फ अपने आप को लो मत फील कराओ कि रह गया रैंक रह गया, बट ये भी तो सोचो ना कि इंटरव्यू तक भी पहुंचे। तो एक वो पॉजिटिव रखो। फिर मैंने अपना 1 मंथ थोड़ा ब्रेक दिया कि अपना फैमिली टाइम, फ्रेंड्स टाइम, वो सब मैंने पूरा एक्सप्लोर किया 1 महीना। और साथ साथ में जिमिंग भी स्टार्ट की कि चलो थोड़ा अपना एक्सरसाइज करना, अपने आप को फिट रखना भी बहुत जरूरी है। और मेंस के टाइम में तुम अपनी बॉडी सब खराब कर लेते हो, मेरा तो बहुत वेट बढ़ गया था, तो वो फोकस किया। एंड देन फिर मैंने अपना प्लान बना लिया कि मुझे 2 महीने ऑप्शनल पे मेंस पे फोकस करना है। देन जनवरी भी मुझे अपना जीएस इंप्रूव करना है। देन February to May मुझे फिर से प्रीलिम्स पर फोकस करना है। तो ऐसे मैंने मैक्रो प्लान किया। एंड देन उसके अंदर फिर मैं अपना दिन के शाम का टाइम 1-1.5 घंटा फ्री रखती थी, और उसमें मोस्टली जैसे मुझे थोड़ा डांसिंग का शौक है, तो मैं उसमें अपना जिम में जाके जुम्बा क्लासेस जाती थी। तो उससे मुझे बड़ा ही मजा आता था, मैं आके बड़ा खुश होती थी और अच्छा फील करती थी, और आके फिर मुझे होता था कि चलो अब मैं ये पढ़ूंगी। तो जो जिस भी चीज से आपको खुशी मिल रही है, जो पेंटिंग है, किसी का सिंगिंग इंटरेस्ट है, तो वो थोड़ा सा दिन में आधा पौना घंटा जरूर एक्सप्लोर कीजिए। बट हाँ, प्रीलिम से 1-2 महीना पहले तो बिल्कुल ही उस चीज की टेंशन होती है, तो तब बिल्कुल टाइम मेरा 15-20 मिनट हो जाता था, सिर्फ वॉक कर लिया या कुछ। बट हमेशा कुछ कुछ अपना टाइम जरूर मैं रखती थी। तो आई थिंक कोई भी यानी सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज नीडेड, कि वॉक करो, क्योंकि उससे एंडोर्फिन्स भी निकलते हैं। इट इज अ बायोलॉजिकल थिंग। एब्सोल्युटली। अगर हम जब भी मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक तो हमारे वो थॉट्स जो हम बैठे हुए हैं, वो नेगेटिव थॉट्स या कुछ भी, वो भी एक तो वैनिश हो जाते हैं। एंड देन एंडोर्फिन से हमें फील गुड वो चीज होती है, तो वो बहुत जरूरी है। मैम, 2023 का प्रीलिम्स वाज द मोस्ट डिफिकल्ट। सीसैट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। सो समबडी हु फेल्ड दिस ईयर, मैं चाहूँगा आप उन्हें कुछ 2 शब्द बोले उनके लिए कि कैसे वो इस चीज़ से रिकवर करें एंड दे कम बैक स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट ईयर। सबसे पहले तो अगर किसी का सीसैट की वजह से इस बार ही रहा है, तो नेक्स्ट सबसे पहले तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम। और इस बारी सीसैट टफ है, तो वो सबके लिए बहुत टफ था। और मतलब एक लाइन होती है कि देयर कैन बी डिलेस बट नॉट डिनायल्स। तो थोड़ा डिले हो गया आपका, बट कोई बात नहीं, अगले साल आप और सीसैट के लिए जैसे मॉक टेस्ट हैं, उनके अच्छे से फॉर्मूलाज हैं, मैथ्स है, थोड़ी टफ आ रही है, तो उसकी हम कोई वीडियोस देख सकते हैं। आई थिंक आप स्टडी IQ भी डालेगा ही वीडियोस, तो वो इजी लैंग्वेज में जो वीडियोस है वो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। और उसको भी अब उतना ही हमें सीसैट को इतना इम्पोर्टेंट GS1 की तरह ही मानना पड़ेगा कि उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा प्रीलिम्स है, उतना ही सीसैट इम्पोर्टेंट है। तो वो मेहनत ही इसका सोल्यूशन है। एक तो हार्डवर्क एंड देन पॉजिटिव एटीट्यूड कि हम कर सकते हैं, थोड़ा डिले हुआ है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके इस सेशन में। मेरे को, स्टूडेंट्स को, हम सबको बहुत वैल्यूएबल टिप्स मिली
एंड मुझे लगता है जो बच्चा ये वीडियो पूरी तरह देखा होगा उसको मोटिवेशन भी आया होगा और एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी मिल पाई होगी कि कैसे नेक्स्ट ईयर के लिए या आफ्टर दैट प्रिपरेशन करें. आई थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच इनसाइट्स टू अस. एंड आपका मैं धन्यवाद इसलिए भी कहना चाहूँगा क्योंकि स्टूडेंट्स को तो मोटिवेशन मिलेगा ही मिलेगा. जो लोग इस बार ही फेल हुए हैं या नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं उनको समझ आएगा दैट फेलियर इज़ नॉट द एंड, और वो आपने बहुत क्लियरली समझा ही दिया क्यों. तो थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, फॉर प्रोवाइडिंग सच इनसाइट्स टू अस. एंड आई थैंक द स्टूडेंट्स ऑल्सो जिन्होंने ये सेशन पूरा देखा. आप सब स्टडी IQ की अलग अलग क्लासेस हमारे P2I बैच के अंदर एडमिशन लेकर ले सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं. एंड यू कैन बेसिकली गेट everything whatever is required for UPSC preparation, live classes, recorded lectures, books, test series, everything. Do take advantage of this. शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद, जय हिंद. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.